आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 26 जनवरी 2026। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे गजा के आम लोगों की आधी जीत, रफा बॉर्डर खोलने पर आखिरकार झुका नेतन्याहू, ईरान के सपोर्ट में खुल गया नया फ्रंट, इराक के कताइब हिजबुल्लाह ने की रीजनल जंग की तैयारी, यमन के हूथीज फिर से हुए एक्टिव, लाल सागर में फिर से निशाने पर जहाज, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ईरान का कानूनी हमला, इंटरनेशनल फोरम में दर्ज कराया मुकदमा, रूस ने किया बड़ा दावा, यूक्रेन के 40 ड्रोन रातों रात आसमान में किए ढेर, अमेरिका में बड़ा हादसा, टेक ऑफ करते ही हवाई जहाज हुआ क्रैश, सुपर पावर अमेरिका में सुप्रीम पावर कुदरत का कहर, 6 लोगों की मौत, लाखों लोगों की रोशनी हुई गुल, फिलीपींस में बड़ा फेरी हादसा, 300 मुसाफिरों को ले जा रही नाव खतरनाक समंदर में पलटी, और साउथ सूडान में फिर खून खराबे का डर, यूएन ने जारी की सख्त वार्निंग। जितनी दी हेडलाइंस उनसे कुछ ज्यादा होंगी खबरें और बड़ी अहम खबरें हैं। पहली खबर गजा से। एक खबर गजा में रहने वाले मजलूम फलस्तीनियों के लिए आज एक निस्बतन अच्छी खबर सामने आई है। आजादी पूरी नहीं है मगर लंबे अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी जरूर नजर आई है, और ये उनकी आधी सही फतह है। इसराइल ने रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को लिमिटेड तौर पर दोबारा खोलने पर रजामंदी जता दी है। ये वही रफा क्रॉसिंग है जो गजा और मिस्र के बीच इकलौता बड़ा रास्ता है और जहां से मदद की सांस अंदर आती है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि ये क्रॉसिंग उस वक्त खोली जाएगी जब गजा में मौजूद आखिरी इसराइली होस्टेज की बॉडी वापस कर दी जाएगी। एक ही की बच्ची है। रफा को फिर से खोलना उस ट्रूस फ्रेमवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है जिसका ऐलान अक्टूबर पिछले साल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, जिस फ्रेमवर्क का। लेकिन हकीकत यह है कि जंग के दौरान जब इसराइली फौज ने रफा पर कंट्रोल संभाला तब से ये रास्ता बंद ही पड़ा रहा। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने साफ किया है कि ये इजाजत सिर्फ पैदल आवाजाही के लिए होगी, वो भी पूरी इसराइली चेकिंग मशीनरी के तहत। मैं कहता हूं ये शुरुआत है, अभी हल्का सा झुका है और झुकेगा और झुकेगा। दबाव बहुत है नेतन्याहू पर। सवाल यही है कि क्या ये लिमिटेड रीओपनिंग वाकई गजा के जख्मी जिस्म पर मरहम रख पाएगी या फिर ये भी बस एक वक्ती राहत बनकर रह जाएगी। अब ईरान से जुड़ी हुई 3 अहम खबरें। ईरान के सपोर्ट में अब एक और फ्रंट खुलता दिख रहा है। इराक के कताइब हिजबुल्लाह रेजिस्टेंस मूवमेंट ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान पर जंग थोपी गई तो वो पीछे नहीं हटेगा, यानी हिजबुल्लाह। कताइब हिजबुल्लाह का पार्ट ये कहते हैं, इसकी मीनिंग है, और ये इराक से चलता है। कताइब हिजबुल्लाह ने अपने बयान में दुनिया भर के रेजिस्टेंस फाइटर से कहा है कि जंग की तैयारी शुरू कर दी जाए, क्योंकि मामला अब सिर्फ ईरान का नहीं है बल्कि पूरे रीजन और उम्मत का मामला बन गया है। ये उनका बयान है। अपने बयान में कताइब हिजबुल्लाह ने कहा कि आज ईरान को जो धमकियां दी जा रही हैं वो ज़ायनिस्ट ताकतों और जालिम हुक्मरानों की साजिश हैं, जिनका मकसद ईरान को झुकाना और रीजन की अखलाकी बुनियाद को तोड़ना है। कताइब हिजबुल्लाह ने मशरिक से लेकर मगरिब तक मौजूद अपने लड़ाकों को पैगाम दिया कि वो हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहें और ईरान के पूरे सपोर्ट में खड़े हों। बयान में साफ धमकी दी गई कि अगर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी गई तो वो आसान नहीं होगी। दुश्मनों को हर तरह के नुकसान का सामना करना पड़ेगा और उन्हें वेस्ट एशिया से मिटा दिया जाएगा। ये धमकी कताइब हिजबुल्लाह की है। उनके इस बयान में साफ अल्फाज में कहा गया कि हमारे रीजन में तुम्हारा कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तो ये एक इशारा है कि अमेरिकी इंटरेस्ट पर हमले करेगा कताइब हिजबुल्लाह भी ईरान के साथ साथ अगर कोई जंग छिड़ती है। यानी ईरान के नाम पर अब सिर्फ बयानबाजी नहीं हो रही बल्कि मैदान में उतरने का इशारा भी साफ दिया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या वाकई ये टकराव अब पूरे रीजन को अपनी लपेट में लेने जा रहा है। ईरान की हिमायत में सिर्फ इराक ही नहीं बल्कि यमन से भी धमकी आ गई है। यमन की हूथी लड़ाके अब एक बार फिर लाल सागर में रेड सी के रास्ते से गुजरने वाले तमाम जहाज़ों को डुबोने की वार्निंग दे रहे हैं। इशारा साफ है, अगर हालात बिगड़े तो समंदर फिर से आग में झोंक दिया जाएगा। ये धमकी ऐसे वक्त आई है जब ईरान के करीब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पहुंचने वाला ईरान के करीब मिडिल ईस्ट रीजन में आ चुका है, और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर फौजी एक्शन की बात कर चुके हैं। तो इस बीच यमन के हूथीज की तरफ से ये धमकी आना बहुत ही सीरियस मैटर है।
हुतीज़ ने एक छोटा सा वीडियो भी जारी किया जिसको लेकर हम एक अलग से एपिसोड आपको जो है आज ही दिखा चुके हैं, लेकिन उसमें मैं बता दूं फिर से जो अब ये पहली बार खबर देख रहे हैं कि उस वीडियो में एक पुरानी तस्वीर दिखाई गई है जिसमें एक जहाज को उड़ाते दिखाया है हुतीज़ ने, और नीचे एक लफ्ज़ लिखा है सून, यानी बहुत जल्द ये फिर से होगा, जहाज उड़ाए जाएंगे। यानी ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन पैगाम काफ़ी सख्त है। याद रहे इससे पहले हुतीज़ रेड सी में 100 से ज़्यादा जहाज़ों पर हमले कर चुके हैं। उनका दावा है कि ये सब गज़ा में हमास के खिलाफ इसराइल की जंग पर प्रेशर बनाने के लिए किया गया। उन तमाम जहाज़ों का ताल्लुक हुतीज़ ने इसराइल से बताया या वो इसराइल जा रहे थे, इसलिए उन पर हमला करना उन्होंने अपना जायज़ हक बताया। सीज़ फायर के बाद से हमले रुके, लेकिन बार बार ये वार्निंग हुतीज़ देते रहे कि ज़रूरत पड़ी तो दोबारा हमले शुरू हो सकते हैं जहाज़ों पर। पिछले 2 साल में हुतीज़ इसराइल की तरफ सैकड़ों मिसाइल और रॉकेट भी दाग चुके हैं, ड्रोन्स भी दाग चुके हैं। अब जब रीजन में फिर से फौजी हलचल तेज हो रही है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या रेड सी यानी लाल सागर एक बार फिर टकराव का मैदान बनने जा रहा है, और क्या हुतीज़ ईरान की सपोर्ट में अगला कदम उठाने वाले हैं? सवाल पूछा जा रहा है। अब ईरान से जुड़ी हुई तीसरी अहम खबर सुन लीजिए। ईरान ने खुद ऐलान किया है कि उसने अमेरिका, इसराइली निज़ाम और कई दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स में कानूनी और क्रिमिनल शिकायतें दर्ज करा दी हैं। ईरानी हुकूमत के बयान के मुताबिक ये तमाम पार्टीज ईरान की कौमी सिक्योरिटी के खिलाफ चल रही साजिशों में शामिल हैं। ईरान का इल्ज़ाम है कि ये ताकतें कहीं फंडिंग देकर, कहीं सपोर्ट देकर, तो कहीं सीधे तौर पर अंदरूनी हालात बिगाड़ने की कोशिशों में हाथ बटा रही हैं। ईरान का कहना है कि इन ताकतों ने तख्ता पलट जैसी हरकतों, साबोटाज और इंस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता फैलाने वाले एक्शंस को हवा दी। ईरान साफ कह रहा है कि यह मामला सिर्फ इल्ज़ाम तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इंटरनेशनल कानून के तहत जवाबदेही तय कराने की कोशिश की जाएगी। मतलब यह है कि मैदान के साथ साथ अब कानूनी मोर्चे पर भी लड़ाई ईरान की तरफ से शुरू हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या इंटरनेशनल सिस्टम वाकई इन शिकायतों को सुनेगा? रूस ने दावा किया है कि रात भर उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने यूक्रेन के 40 ड्रोन मार गिराए। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ये ड्रोन अलग अलग रूसी इलाकों की तरफ भेजे गए थे, लेकिन आसमान में ही तबाह कर दिए गए। हालांकि ड्रोन के टुकड़े एक कुबान इलाका है, वहां 2 कंपनियों के उनके प्रेमाइसिस के ऊपर गिरे, जहां एक शख्स जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि नुकसान ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हमला इस बात का इशारा जरूर है कि ड्रोन वाली जो वॉर है वो अब रुकने की जगह और ज़्यादा गहराती जा रही है, और फ्रंट लाइन से दूर भी जंग की आंच पहुंच रही है। फ्रंट लाइन में मोर्चा सरहद का है। सवाल यह है कि ड्रोन वॉर का ये सिलसिला आगे और कितना फैलने वाला है। कमाल की बात यह है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान यूएई में अमेरिका सुलह की बातें करवा रहा है, और इसी दौरान दोनों मुल्क एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमले तेज कर रहे हैं। अमेरिका के मेन स्टेट में बैंगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हो गया। 8 लोगों को लेकर उड़ान भर रहा एक प्राइवेट जहाज टेक ऑफ के वक्त ही क्रैश हो गया। अमेरिकी एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक ये जहाज बम्बार्डियर चैलेंजर 600 था, और हादसा शाम करीब 7 बजे हुआ, यानी हमारी 26 जनवरी की सुबह के वक्त। अब तक जहाज में सवार लोगों की हालत को लेकर कोई साफ इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। यह हादसा ऐसे वक्त हुआ जब न्यू इंग्लैंड समेत अमेरिका के बड़े हिस्से में जबरदस्त सर्दी का तूफान कहर बरपा रहा है। बैंगर और आसपास के इलाकों में भी लगातार बर्फबारी हो रही थी। सड़कों और रनवे पर फिसलन भरे हालात थे। क्या यही फिसलन इस हादसे की वजह बनी? सवाल यह है कि क्या यह हादसा मौसम की मार का नतीजा है, या फिर किसी और लापरवाही की कीमत उन लोगों को और जहाज को चुकानी पड़ी? जवाब अब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। अमेरिका से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। अमेरिका में जबरदस्त सर्दी के तूफान ने तबाही मचाकर रख दी है। मशरकी और जनूबी सूबों में बर्फीली बारिश, भारी स्नो और फिसलन भरी सड़कों की वजह से कम 6 लोगों की मौत की खबर है। इस तूफान ने एयरपोर्ट और हाईवे ठप कर दिए हैं। हजारों फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं, और 10 लाख से ज्यादा लोग रोशनी के बिना, बिजली के बिना अंधेरे में फंस गए हैं। उन्हें हीटर से गर्माहट भी नहीं मिल रही क्योंकि बिजली नहीं है। ये सुपर पावर का हाल है, जिसको सुप्रीम पावर यानी कुदरत अपनी ताकत दिखा रही है। अमेरिका के कई इलाकों में हालात ऐसे हैं कि घर से निकलना भी खतरे से खाली नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई स्टेट्स में
टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया है, यानी जमने वाले पॉइंट से भी नीचे चला गया है। बर्फ से ढकी सड़कें, जमी हुई बारिश और तेज हवाओं ने हालात और बदतर कर दिए हैं। यानी एक तरफ दुनिया भर में जंग और सियासत की आग जल रही है और दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर कुदरत ने जिंदगी जमा दी है। आइस एंड फायर का खेल ऐसे ही चलता है। सवाल यह है कि ये तूफान और कितनी जाने लेगा और सिस्टम कितनी जल्दी संभल पाएगा। दुनिया में कहीं भी कोई बेगुनाह मासूम मारा जाए तो उसके लिए दर्द फील होना चाहिए। अमेरिका के लोग शानदार लोग हैं और उन्होंने फ़लस्तीन और गजा के लिए बहुत आवाज़ उठाई है, हमसे और आपसे भी कहीं ज़्यादा। दुनिया के हर मजलूम के लिए वो सबसे पहले खड़े होते हैं। ऐसे लोगों के जाने का हमें दुख होना चाहिए। फिलीपींस के जुनूबी हिस्से में बेसिलान प्रोविंस के पास समंदर में बड़ा हादसा हो गया। 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर जा रही एक फेरी, एक बड़ी नाव सुबह सुबह डूब गई 26 जनवरी को। इसमें अब तक कम से कम 15 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी। हो सकता है आप ये खबर जब देख रहे हो तो आंकड़ा बढ़ जाए। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के बाद 28 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। बाकियों को बचा लिया गया। फेरी अचानक बैलेंस खो बैठी थी। देखते ही देखते समंदर में वो समा गई। कई मुसाफिरों को बचा लिया गया, लेकिन अंधेरा, ऊंची लहरें और अफरा तफरी रेस्क्यू में बड़ी रुकावट बन गई। ये इलाका पहले से ही खराब मौसम और तेज समुद्री हवाओं के लिए जाना जाता है और ऐसे हालात में फेरी का इतना बड़ा लोड सवाल खड़े करता है। साउथ सूडान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं और आम लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर वायलेंस का खतरा बढ़ता दिख रहा है। यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि मुल्क एक बार फिर खून खराबे की तरफ फिसल रहा है। यूएन के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बताया है कि जोंगलेई स्टेट में ताज़ा लड़ाई भड़क चुकी है। गवाहों के मुताबिक, चश्मदीदों के मुताबिक हालात इतने खराब हैं कि आम लोग अपनी जान और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए दलदलों और झाड़ियों में भागने पर मजबूर हो गए हैं। चारों तरफ नफरत भरी बयानबाजी, हथियारों की आवाज और डर का माहौल है। यूएन के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो आम लोग सबसे बड़ा नुकसान उठाएंगे। यानी साउथ सूडान एक बार फिर उसी रास्ते पर खड़ा है जहां सियासत और बंदूक के बीच इंसानी खून सबसे सस्ता साबित होता है। सवाल यह है कि क्या दुनिया इस वक्त रहते कुछ करेगी या फिर हमेशा की तरह सिर्फ वार्निंग्स दी जाती रहेंगी और तबाही मच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है आप लोग सलामत रहें, खुश रहें और दुनिया भर पर सलामती हो।